हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ब्रेन क्राफ्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 11 की हॉर्नबिल जो बुक है इंग्लिश की, उसमें एक पोयम है द लेबनम टॉप। इसको हम पढ़ेंगे यहाँ पे। इसे लिखा है टेड ह्यूग्स ने। ठीक है, तो इस पोयम को हम यहाँ पे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे और समरी समझेंगे। उसके पहले हम पोएट के बारे में जानते हैं कि इस पोयम को जिस पोएट ने लिखा है उनका एक थोड़ा-सा हम स्केच देखेंगे। ये उनकी फोटो है। और टेड ह्यूग्स वाज़ एन इंग्लिश पोएट, ट्रांसलेटर एंड चिल्ड्रंस राइटर। छोटी-छोटी कहानी कविता लिखते थे। बोर्न ऑन 17th अगस्त 1930 इन यॉर्कशायर, इंग्लैंड। इंग्लैंड के यॉर्कशायर में इनका जन्म 17 अगस्त 1930 को हुआ था। ही इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ 20th सेंचुरी। ठीक है, हिज पोएट्री इज डीपली इंस्पायर्ड बाय नेचर, एनिमल्स एंड द स्पिरिचुअल कनेक्शंस बिटवीन मैन एंड द नेचुरल वर्ल्ड। इनकी पोएम मोस्टली नेचर पे रहती थी, एनिमल्स पे रहती थी, और एक कनेक्शन रहता था आदमी और नेचुरल वर्ल्ड में। ह्यूग्स ऑफन portrayed the raw power and vitality of animals and birds in his writings, showing their struggle for survival. इसके बाद इन्होंने एनिमल्स और वर्ड्स को अपनी राइटिंग में यूज किया, और वहां पे उसके माध्यम से उन्होंने बताया कि इनको जीवन जीने के लिए कितनी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। तो some of his famous works include Crow 1970, Birthday Letters 1999 and The Hawk in the Rain 1957। ये सारी बुक्स जो हैं इनकी publish हुई हैं। In 1984 he was appointed the poet laureate of the United Kingdom। पोएट लॉरेट राष्ट्र कवि कहा जाता है यूनाइटेड किंगडम में। तो उनको 1984 में पोएट लॉरेट बनाया गया। अ पोजीशन ही हेल्ड अंटिल हिज डेथ इन 1998। 1998 तक वो पोएट लॉरेट रहे जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो गई थी। तो ये हमारा एक छोटा सा स्केच है हमारे पोएट के बारे में। अब हम आगे चलते हैं। हमारी समरी जो है, लाइन बाय लाइन जो है हमारा एक्सप्लेनेशन है, इसको हम देखेंगे। तो हमारी जो पहली लाइन है, फर्स्ट से थ्री लाइन, फर्स्ट स्टैंजा, ठीक है, उसको हम सबसे पहले देखेंगे। तो यहाँ पे पहली लाइन है, द लेब्रम टॉप इज साइलेंट, क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट, अ फ्यू लीव्स एलोइंग ऑल इट्स सीड्स फॉलन। यहाँ पे हम देखते हैं क्या है कि ये आप फोटो देख रहे होंगे, ये है लेब्रम की, ठीक है ना। द पोएट डिस्क्राइब्स अ लेब्रम ट्री इन सितंबर, सितंबर के महीने के लेब्रम ट्री के बारे में बात की गई है। द ट्री इज साइलेंट, जो ट्री है वो तो साइलेंट है, एंड स्टिल इन द गोल्डन सनलाइट, जो सनलाइट गोल्डन है, ठीक है ना, धूप है तो गोल्डन सनलाइट है। मोस्ट ऑफ इट्स लीव्स हैव टर्न्ड येलो, इसकी जो ज्यादातर पत्तियां जो हैं वो येलो हो गई हैं, पीली हो गई हैं। एंड इट्स सीड्स हैव ऑलरेडी फॉलन, और इसके जो सीड्स हैं, बीज हैं, वो गिर गए हैं। शोइंग द अराइवल ऑफ ऑटम, कि इससे ये होता है, समझ में आता है कि ऑटम का सीजन, पतझड़ का सीजन आ रहा है। इसका हिंदी में देखें तो कवि एक अमलतास के पेड़ का वर्णन करता है। सितंबर के दोपहर में यह पेड़ सुनहरी धूप में चुपचाप और स्थिर खड़ा है। इसकी अधिकांश पत्तियां पीली हो चुकी हैं और सारे बीज गिर चुके हैं। यह पतझड़ का संकेत है। ठीक है ना, ये समझ में आ गया ये लाइन आपको। आगे चलते हैं। आगे है हमारा लाइन 4 to 6। तो टिल द गोल्ड फिंच कम्स विथ अ ट्विचिंग चिरप, a sadness, a startlement at a branch end, then sleek as a lizard and alert and abrupt। ये गोल्ड फिंच है, पक्षी है, ठीक है ना। ये है कि ये जो साइलेंस है ये कैसे टूटता है, तो टिल द गोल्ड फिंच कम्स, जब तक गोल्ड फिंच नहीं आती। ये स्मॉल येलो बर्ड, एक पक्षी है छोटी सी, गोल्ड फिंच बोलते हैं उसको। जब ये आती है, अराइव्स, इट मेक्स क्विक चिपरिंग साउंड्स, ये जो है अपने आवाज निकालती है। मूविंग स्विफ्टली एंड केयरफुली लाइक अ लिजार्ड, इसकी जो नजर है वो लिजार्ड जो छिपकली जैसे एकदम तेज होती है, चौकन्ना होती है। तो उसकी जो ये भी उसी के जैसे मूव कर रही है और उसी के जैसे केयरफुल है। द बर्ड पिक्चर्स एट द ब्रांच, क्रिएटिंग अ सडन चेंज इन द सीन, वह आती है, अचानक से पेड़ की एक डाली पर बैठ जाती है, ठीक है। तो ये उससे क्या होता है कि पूरा एक सीन बदल जाता है। अभी वो पेड़ शांत था, लेकिन जब ये आई तो ये आवाज कर रही है, पेड़ में बैठ रही है, सतर्क है, उसकी जो चाल है वो तेज है।
तो एक सीन चेंज हो जाता है। आगे चलेंगे, आगे है हमारी लाइन 7 टू 10। शी एंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप। यहाँ पे आप देखिए फोटो में कि जैसे चिड़िया आई उसके बच्चे हैं। तो शी enters the thickness and a machine starts up of chittering and a tremor of wings and thrillings. The whole tree trembles and thrills. It is the engine of her family. उसको इंजन ऑफ द फैमिली कहा जा रहा है। तो समझिए, द वर्ड enters her nest inside the tree। आती है चिड़िया अपने घोंसले में जाती है। सडनली द क्वाइट ट्री becomes alive like a machine starting up। जो पेड़ एकदम शांत खड़ा था, अब वहां पे बहुत ज्यादा आवाज होने लगी। क्यों? क्योंकि जो छोटे छोटे इस गोल्डफिश के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो आवाज करने लगे जब अपनी माँ को देखा। द नेस्टलिंग्स यंग बर्ड्स जो हैं मेक कंटिन्यूअस साउंड्स, फ्लटर विंग्स एंड chirp loudly. The tree which was silent before now trembles with life। कि चिड़िया अपने घोंसले में प्रवेश करती है, पेड़ मानो एक मशीन की तरह जीवंत हो उठा है। बच्चे जो है लगातार आवाज करते हैं, अपने पंख फड़फड़ाते हैं और चहचहाते हैं। जो पेड़ पहले शांत था अब जीवन से भर उठता है। तो यहाँ पे सीन चेंज हो जाता है, जैसे वो चिड़िया आती है खाना लेके आती है अपने बच्चों के लिए, तो बच्चे तेज तेज आवाज करने लगते हैं। आगे चलते हैं तो लाइन 11 टू 13। She strokes it full, then floats out a branch end, showing her bared face, identity mask। ये आप फोटो देख लीजिए, ठीक है। The goldfinch feeds her young ones, fills them with food and energy। उनको वो खाना देती है, जो चिड़िया है, ठीक है। उनको ऊर्जा देती है, एनर्जी देती है, खाना देती है। After doing her duty, she quickly files out and sits on a branch। फिर जब उसने अपना काम कर लिया तो निकल कर एक डाल पर बैठ जाती है। हर फेस विथ डार्क स्ट्राइप्स लुक्स लाइक शी इज वेयरिंग अ मास्क। उसका जो चेहरा है उस पे चेहरे पे काली धारियां हैं, जो ऐसा लगता है कि जैसा उसने एक मास्क पहन रखा हो। वो एक मास्क का रूप देती हैं। आगे चलेंगे लाइन 14 टू 15। Then with airy delicate whistle syrup whisperings she launches away towards the infinite। आफ्टर फीडिंग द गोल्डफिश मेक्स ऑफ। खाना खिलाने के बाद वो क्या करती है? मिस्टीरियस एंड डेलिकेट साउंड्स, ये मिस्टीरियस और डेलिकेट साउंड्स निकालती है, चाहती है। देन शी फ्लाइज अवे इनटू द ओपन स्काई। फिर वो एक अनंत आकाश की ओर उड़ जाती है। लीविंग द ट्री साइलेंट अगेन। फिर से पेड़ को शांत करके पेड़ शांत हो जाता है जब वो चली जाती है। वो जब फिर से आएगी तो फिर से ऐसे ही सीन दोबारा होगा। तो ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है, चलता रहता है। तो आपने देखा है शुरू में कि पोएट के बारे में कि पोएट ने एनिमल्स और जो पक्षी हैं कैसे अपने जीवन को जीते हैं, उस चीज को उन्होंने अपनी पोयम में, इस पोयम में बताया है। लेब्रोन टॉप इसीलिए इस पोयम का उन्होंने टाइटल रखा है। अब आगे हम चलेंगे, यहाँ पे समरी देखेंगे इस पोयम की क्या समरी है, इसको हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। समरी क्या है? समरी है, द पोएम डिस्क्राइब्स अ लेबरम ट्री दैट लुक्स साइलेंट एंड लाइफलेस इन द आफ्टरनून ऑफ सितंबर। बहुत ही आसान भाषा में ये समरी बनाई है, बहुत ही इजी लैंग्वेज है, आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगी। आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो द पोएम डिस्क्राइब्स अ लेबरम ट्री दैट लुक्स साइलेंट। लेबरम ट्री के बारे में बताया गया जो साइलेंट है एंड लाइफलेस है पहले। इन द आफ्टरनून ऑफ सितंबर, सितंबर के आफ्टरनून में वो साइलेंट है। व्हेन अ गोल्डफिंच बर्ड अराइव्स, जैसे ही एक गोल्डफिंच बर्ड आती है, इट ब्रिंग्स लाइफ टू द ट्री। ये एक जीवन ला देती है उस पेड़ में। द बर्ड्स enters द नेस्ट, वो अपने घोंसले में पहुंचती है। एंड द होल ट्री बिकम्स अलाइव, पूरा पेड़ एक जीवंत हो जाता है, जी उठता है। विद द चिपरिंग एंड मूवमेंट ऑफ द यंग वंस, जो चिड़िया के बच्चे हैं, जो गोल्डफिंच के बच्चे हैं, वो इतना चहचहाते हैं, वो मूवमेंट पंख फड़फड़ा रहे हैं, उससे पूरा पेड़ में एक जीवंतता उत्पन्न हो जाती है। आफ्टर फीडिंग देम, जब उस खाना को खिला देती है उनको, द गोल्डफिंच फ्लाइज अवे, गोल्डफिंच फिर से उड़ जाती है खाने की तलाश में। एंड द ट्री बिकम साइलेंट, अगर जैसे ही वो चिड़िया उड़ी वैसे ही पेड़ फिर से शांत हो जाता है। तो द पोएम शोज द बॉन्ड बिटवीन नेचर एंड लिविंग बीइंग्स एंड हाउ लाइफ एंड एनर्जी डिपेंड्स ऑन ईच अदर। जैसे कैसे वो एक दूसरे पर निर्भर है। अभी वो पेड़ क्यों उस पर निर्भर है? पेड़ में जब वो आते हैं तो पेड़ में एकदम जीवंतता छा जाती है एकदम, नहीं तो वो अकेला शांत खड़ा रहता है। उसके बच्चे जो हैं वो खाने के लिए अपनी माँ पे निर्भर हैं। तो ये दिखाता है कि नेचर भी लिविंग बीइंग्स में कैसी लाइफ और एनर्जी दूसरे पर निर्भर करती है। अब एक महत्वपूर्ण चीज़ आपको हम बता रहे हैं, वो आप बहुत ध्यान से देखिएगा। ये आपके पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछा जाता है। क्या है वो?
लिटरेरी डिवाइस। इस पोएम में क्या-क्या लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुए हैं? तो ये चीज़ें आपके इस में यूज़ हुए हैं। ये फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं इनको, लिटरेरी डिवाइस बोलते हैं, ठीक है? इसके बारे में हम एक अलग वीडियो बनाएँगे जिससे आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखिए अलिट्रेशन। अलिट्रेशन होता है क्या? एक जैसे अनुप्रास अलंकार होता है, वैसे ही अलिट्रेशन होता है कि जिसमें एक ही लाइन में अगर एक ही स्वर एक ही वर्ड बार-बार आता है, एक ही लाइन में, तो वहाँ पे अलिट्रेशन होता है। जैसे हमने पोएम देखा है सितंबर सनलाइट, ठीक है ना? सितंबर सनलाइट हमने पोएम देखा है, तो वहाँ पे देखिए सितंबर सनलाइट में यस और यस दोनों में यस यस आया है इसलिए यहाँ पे अलिट्रेशन हो गया है। ऐसे ही थ्री ट्रम्बल्स उसमें एक लाइन में थ्री ट्रम्बल्स भी था, तो वहाँ भी टी और टी आया इसलिए यहाँ भी अलिट्रेशन हो गया है। और एक लाइन में आपने देखा होगा कि सडन स्टार्ट स्टार्टलमेंट आया था तो यस और यस, तो यहाँ पे ये भी एक क्या हो गया है? अलिट्रेशन हो गया है। बार-बार पुनरावृत्ति किसी शब्द वर्ड की हो, तो वहाँ पे अलिट्रेशन होता है एक लाइन में, ठीक है ना? इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इसको हम डिटेल से बताएँगे। इस पोएम के साथ-साथ देखिए अभी। फिर सिमिली, सिमिली वो चीज़ होती है जैसे कि हम किसी की तुलना करें। तो यहाँ पे हमने उस गोल्डफ़िंच की हमने तुलना एक लिज़ार्ड से की है, तो जिस लाइन में यहाँ पे तुलना की गई है स्लीक एज़ अ लिज़ार्ड, उस लाइन में सिमिली का यूज़ हुआ है। फिर अगला हमारा है मेटाफर। मेटाफर में जैसे कि सीधी तुलना की जाती है, वहाँ पे कोई जैसे या कोई समान का यूज़ नहीं किया जाता। जैसे यहाँ पे देखिए, इट इज़ द इंजन ऑफ अ फैमिली, मशीन स्टार्ट्स अप कि इंजन है, गोल्डफ़िश को डायरेक्ट इंजन कहा जा रहा है, तो वो उसकी इंजन है, तो यहाँ पे डायरेक्ट मेटाफर का यूज़ हो रहा है क्योंकि उसको कोई भी एज़ या लाइक का यूज़ नहीं हुआ है। लेकिन सिमिली और मेटाफर में अंतर ये है कि सिमिली में एज़ और लाइक का यूज़ होता है, बट मेटाफर में इसका यूज़ नहीं होता। यहाँ पे हम हिंदी में इसको हम बोल सकते हैं रूपक अलंकार, ठीक है ना? और सिमिली को हम बोल सकते हैं उपमा अलंकार, आपने हिंदी में पढ़ा होगा। फिर आता है चौथा पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन होता है मानवीकरण अलंकार। इसमें क्या होता है कि किसी निर्जीव वस्तु को मानवीय गुण देना, ठीक है? तो द होल ट्री ट्रम्बल्स ऑफ थ्रिल्स, यहाँ पे एक पेड़ है वो निर्जीव वस्तु मानी जाती है लेकिन उसको ट्रम्बल्स ट्रायल थ्रिल्स पूरा उसमें जीवंतता आ गई है, तो ये पर्सोनिफिकेशन होता है कि एक निर्जीव को हम मानवीय रूप दें। फिर अगला है ट्रांसफर्ड एपिथेट। ये परिवर्तित विशेषण होता है कि जब किसी विशेषण को एक संज्ञा से हटाकर दूसरी संज्ञा के साथ प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पे ये इसका यूज़ होता है। आप देखिए हर बेयर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, तो यहाँ पे उसकी फेस को मास्क के जैसे यूज़ बताया जा रहा है, ठीक है ना? तो उसका जो फेस है वो एज़ अ मास्क है, यहाँ पे इस चीज़ की बात की जा रही है तो यहाँ पे ट्रांसफर्ड एपिथेट आता है। फिर है सिम्बोलिज़्म, सिम्बोलिज़्म यानी कि प्रतीकात्मक जो किसी वस्तु या चिन्ह के माध्यम से किसी भावना को हम प्रकट करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो येलो, येलो क्या है? ऑटम एंड इट्स प्रोसेस ऑफ डिके, ठीक है? येलो पीला है जो ऑटम का प्रतीक, ऑटम और उसकी शुरुआत होती है जब पतझड़ की, तो वहाँ पे पहले पीलापन आता है, तो इसकी चीज़ है। फिर गोल्डफ़िंच, इसकी ये सिंबल है यहाँ पे लाइफ और लाइवलीनेस का। फिर लेब्रम ट्री, ये पैटर्न ऑफ लाइफ का सिंबल है। फिर अगला है ओनोमोटोपोइया। ये क्या होता है? ये भी एक अलंकार है, ध्वनि से संबंधित है। ध्वनि अनुकरण अलंकार, जो प्राकृतिक ध्वनि की नकल होती है, ठीक है? जैसे ट्विचिंग, चिरप, चिटरिंग, ट्रिलिंग, व्हिसिल, चिरप, तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो ये होती हैं ओनोमोटोपोइया। तो ये कुछ आपके फिगर ऑफ स्पीच हैं, लिटरेरी डिवाइसेस हैं, इस पोएम से रिलेटेड। हम इनके बारे में डिटेल अध्ययन करेंगे, आपको उस चीज़ के बारे में आपको बताया जाएगा, ठीक है? अगर वो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग।